नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सीडीपी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि विकास के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं वो मानव की जो क्षमता होती हैं उनमें परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो अनेक स्थिति की अगर बात की जाए, विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर जो प्रतिच्छेद करता है, विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र है। विकास का कौन सा क्षेत्र है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विकास से खालिस्तान की ओर बढ़ता है? सिर से पैर, जटिल से सरल, बाह्य से केंद्र या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विकास कैसे बढ़ता है? तो विकास जो है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सिर से पैर। नेक्स्ट अगला है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी विकास का समीपस्थ सिद्धांत। तो जीन पियाजे की अगर बात की जाए तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया भाई, वाइगोत्स्की साहब ने दिया। संरक्षण, अनुकरण ये तो इनसे संबंधित है भाई। तो ये संतुलन शब्द है, यहाँ पर संतुलन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा असंतुलन। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, संतुष्ट परिणाम नहीं देता, तो इसलिए असंतुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा, और छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है छठा क्वेश्चन? छठे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं है, हेंज को पैसा नहीं है, चुराना नहीं चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई थी। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज के पास पैसा नहीं है, उसे चुराना नहीं चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन डी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो किस स्तर पर है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है वो की बात की जाए तो बच्चा कौन सी स्तर पर है? तो हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि रमन नीति विकास की किस अवस्था में है? उसे चोरी करना नहीं चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नीति विकास की अवस्था बताई थी। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने 3 स्तर बताई थी तथा इसके 6 सोपान बताए थे। तो पहला अगर स्तर की बात की जाए तो पूर्व लौकिक स्तर है, जिसकी उम्र थी 4 से 10 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना भाई कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं। ऑप्शन सी संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं वो अधिगम की प्रक्रिया में क्या देते हैं? योगदान देते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें कि कैसा आपको अच्छा लगा, यानी कि क्वेश्चन आपको कैसी लगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या या पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना,
और ऑप्शन डी योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। ऑप्शन बी एक सामान्य योग्यता जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। ऑप्शन सी स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जन्म से ही स्थिर है। ऑप्शन नंबर डी कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने यही बताया था कि वे बुद्धि के जो प्रकार बताए थे, बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की होती है और प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न विभिन्न प्रकार की बुद्धि स्तर होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कथन और कारण का है। कथन अभिकथन क्या कहता है? अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। अब तर्क क्या कहता है? भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। सही विकल्प बताना है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला कहता है बी वाला कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कहता है ए और आर दोनों गलत हैं। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं। लड़के जो हैं वो शक्तिशाली और कठोर होती हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर शक्तिकरण और जेंडर रूढ़वादिता। तो ऐसे कथन जो है वो जेंडर रूढ़वादिता को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई लड़के कर सकते हैं इस काम को, लड़कियां नहीं कर सकती। तो लड़के शक्तिशाली हो गई, लड़कियां संवेदनशील हो गई, तो इसलिए भैया ये जेंडर रूढ़वादिता को दर्शाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? तो किस प्रकार से उनको संबोधित नहीं किया जाना चाहिए ये आपको बताना है। तो हम अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नता को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें बहुविध तरीके से जानकारी प्रस्तुत करें। बी कहता है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर कम करने के अवसर देकर। सी कहता है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर। और डी ऑप्शन कहता है उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या लेबलिंग व पृथक्करण करने से। बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। कैसे? उनका बहुविध तरीके से लेबलिंग व पृथक्करीकरण कर करके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? भाई आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन क्यों करते हैं भाई, इसका कारण आपको बताना है। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। बी कहता है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। और सी ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। और डी कहता है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं से वर्गीकृत करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए आकलन का मुख्य कारण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी स्वचिंतन प्रतिबिंब, ऑप्शन सी कंठस्थीकरण, ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वचिंतन प्रतिबिंब हो जाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? वे कुछ बच्चे हैं जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, तो उनका जो निम्न स्तर है वो किस ओर संकेत करना चाहता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए
विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। बी कहता है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। सी कहता है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। डी कहता है बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। सही आंसर इसका बताया भाई, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रावण बाधित यानी कि सुनने में बाधित, सुनने में बच्चा को कम यानी कि कम सुनता है बच्चा, क्या कहता है सुनने में परेशानी है बच्चे के लिए, वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक बच्चा कम सुनता है तो उसका सफल समावेशन करना है, तो एक अध्यापक के नाते आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करना चाहिए। बी कहता है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना। सी कहता है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध करना। डी कहता है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण जो होता है, मौखिक वार्तालाप जो है वो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के से पूरित है या नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना होती है। वह मेधावी जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरह की संभावना होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। बी कहता है अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। सी कहता है यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। डी कहता है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो मेधावी छात्र क्या करती हैं भाई, ये यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को छोड़ देंगे, उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। नहीं भैया, मेधावी बच्चे फिर कैसे कहलाएंगे, धीमी करते हैं नहीं करते हैं, उनमें अभाव पाया था नहीं भैया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खोज के प्रति क्या होते हैं भैया, एक्टिव होती हैं, क्रियाशील होते हैं मेधावी बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन ए कि लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। बी कहता है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। सी कहता है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना। और डी कहता है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान देना। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भाई बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान देना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। तो क्या नहीं देता, सही आंसर आपको इसका बताना है। आइए अभी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर हो भाई, आंसर भी देते चलें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवहार अनुकूलन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सक्रिय भूमिका व्यवहार अनुकूलन। आइए नेक्स्ट अगला, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, कंठस्थीकरण। तो विद्यार्थी जो है जिज्ञासा और अन्वेषण से क्या करते हैं बच्चे, बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। ऑप्शन नंबर ए अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण। और डी कहता है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। सही आंसर इसको बताना भी आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कौशलों के विकास में बाधक क्या है, प्रकार्यात्मक स्थिरता। फंक्शनल जो फिक्स्डनेस जो होती है वो बच्चे के कौशल में क्या करती है, बाधक होती है, विकास में बाधक होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं, विद्यार्थियों के द्वारा वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। बी कहता है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सी कहता है
विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा भाई, प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर चर्चा करनी चाहिए। अवधारणा अनुमति ना देंगे भैया, अनदेखा करें, ऐसा नहीं होगा भाई। दंड मिलना चाहिए, नहीं भैया। क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। भाई बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। बी कहता है समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम। सी कहता है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। डी कहता है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण आपको बताना है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अब आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। भाई आप अपने छात्रों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। ऑप्शन ए, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। निष्क्रिय रूप से आप क्या कहेंगे भाई उनसे, कभी दोहराओ इस पाठ के लिए बिना जिज्ञासा के। तो भाई ऐसा नहीं होगा, ये कहना युक्ति से बचना चाहेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा भाई। बी कहता है उन्हें पूर्व ज्ञान से संबंधित जोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है भैया। ज्ञान को वास्तविक जीवन से, बिल्कुल हाँ हो सकता है। उस अवधारणा हेतु गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब नेगेटिव वाला ढूंढना है ना आपको कि किस युक्ति से बचेंगे आप, तो हम इस युक्ति से बचेंगे, उन्हें निष्क्रिय रूप से नहीं देखेंगे भैया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संबंध, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो क्या चीज़ है जो उसे क्या करती है, प्रभावित करती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हेरिडिटी हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता जो है उसका व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो अधिगम जो है वो किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ। बी कहता है निराशा की भावना। सी ऑप्शन कहता है विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश। डी ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। तो सही आंसर इसका आपको बताना है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराशा की भावना। अधिगम जो है किसके द्वारा, तो निराशा की भावना द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और हमारे भाई एक मित्र हैं मिलने वाले, तो उनका एक ब्लॉग चैनल उसकी हम इस डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उनके भी वीडियो को बताएं कमेंट बॉक्स में आप कि वीडियो वो कैसी बना रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।